देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं रूबी फरहत। सबसे पहले देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला द्रौपदी मुर्मू और आदिवासी समाज को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज बात देश के पिछड़े वर्ग की, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आने के लिए आमतौर पर सिंबलिज्म की राजनीति करते नजर आती है। हमारे देश में दलित, मुस्लिम और आदिवासी समाज आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। क्षेत्रीय स्तर पर आदिवासियों की राजनीति कई दल करते हैं और फसल भी काटते हैं, लेकिन मुस्लिम, दलित, पिछड़ा वर्ग और आदिवासी समाज कहाँ और कैसे है, इससे दलों को कोई वास्ता नहीं होता। जो आगे निकल गया वो इस समाज से नेता बन गया और जो नहीं निकल पाया वह शोषण का शिकार हो गया। अब संभवतः देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। आदिवासी समाज को लगता होगा कि इससे आदिवासियों का गौरव बढ़ेगा। शायद ऐसा संभव भी हो, लेकिन अगले चुनाव में आदिवासी कार्ड खूब चलेगा ताकि फिर से सत्ता हाथ लग सके। लेकिन क्या वाकई किसी पद पर विशेष किसी के जाति का उद्धार होना संभव है? ऐसी कम से कम बीते 70 सालों में तो नजर नहीं आया है। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए आज हमारे पैनल में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मुस्लिम बुद्धिजीवी और पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब साहब हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश साहब हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। अखिलेश जी, क्या ये एक प्रतीकात्मक राजनीति है? इससे समाज का कितना भला होगा? ये बिल्कुल जो है, जिस तरह की राजनीति देश में चल रही है, ये प्रतीकात्मक राजनीति ही है। और ये इसका लंबा इतिहास है। ये पूरी कहानी जो है आजादी के बाद से, और खासकर 60 के दशक से शुरू होती है। और उसमें समझिए कि जो जातीय राजनीति पहले चलती थी, बाद में अभी जो वर्तमान में चल रहा धर्म की राजनीति चल रही है। और उसमें जो है छोटे छोटे पॉकेट में हर राज्य में जिस तरह से एक जाति को लेकर उसके किसी बड़े नेता को मंत्री बना देना, बड़े पदों पर ले जाना। लेकिन देखने की सबसे बड़ी बात यह है कि किसी एक जाति के किसी भी व्यक्ति को अगर आप किसी बड़े पद पर ले जाते हैं तो क्या उससे उस जाति का कल्याण होता है? आजादी के इतिहास को देखें, आजादी के बाद के इतिहास को देखें और लोकतंत्र के पूरे पर्व का आप मुआयना करें तो साफ जाहिर होता है कि जिन लोगों को नेतागिरी बनने का शौक हुआ या बड़े पदों पर गए, अपने कास्ट कम्युनिटी के लिए उन्होंने लगभग कुछ नहीं किया। उनका जो भी सेवा भाव था कई के लिए था और अपने लिए वो करते रहे। अभी जो देश में जो दिखने को मिल रहा है, जिस तरह की चीजें सामने आ रही है कि हास्यास्पद है, बहुत ही मनोरंजक नहीं है। अब देखिए कि एक महिला को राष्ट्रपति बनाने की बात हो रही है, बन भी गई, चुनी गई। लेकिन जिस समाज से वो आती है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आदिवासियों को इस पर गर्व तो हो सकता है, पूरे देश को इस पर गर्व है कि चलिए एक जो है ऐसे समाज से राष्ट्रपति चुनी गई, जिस समाज का बहुत ही पिछड़ापन है, जिस समाज में जो काफी प्रत्यक्ष समाज है, जिसको समझिए कि यह जो आम समाज है उसको अपने से लगाता नहीं है, तो उस समाज के लिए और खासकर पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या ये एक व्यक्ति को किसी बड़े पद पर बैठा देने से उस पूरे कम्युनिटी का, उस पूरे समाज ये का समाज आज भी बहुत अलग थलग है जी। ये समाज आज भी बहुत अलग थलग है। हमारी जो एक कम्युनिटी होती है उससे ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जब मुर्मू जी राष्ट्रपति पद पर आएंगी तो वो इसे लेकर के आएंगी? नहीं, बिल्कुल जो है, मैं देश की राजनीति के विषय में मैं बात कर रहा था। देखिए कि देश की राजनीति किस ढर्रे पर जा रही है। आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, किसी भी समाज का, किसी भी समाज के लोग ही नेतागिरी करते हैं, मंत्री बनते हैं, तमाम पदों पर जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, क्या उस इलाके के, उस क्षेत्र के, उस कम्युनिटी के, उस समाज के, उस धर्म के किसी भी व्यक्ति को अगर आप बड़े पदों पर ले जाते हैं तो क्या उस समाज का कल्याण होता है? ऐसा तो अभी देखा नहीं गया। ये गर्व करने की बात हो सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति का और समाज का इसमें कोई कल्याण छिपा हुआ नहीं है। ये सब राजनीति है। और ये सब एक इसके पीछे जो कहानी है, वोट बटोरने की राजनीति है। 2024 में फिर चुनाव होने हैं। ये पूरा का पूरा जो प्रोपेगेंडा जो है, पूरा खेल जो है उसी पर निर्भर है और सेंट्रिक भी है, उसी पर केंद्रित भी है। जी अदीब साहब,
बात अगर रोजगार की हो, शिक्षा की हो, या दलित समाज या मुस्लिम समाज या आदिवासी समाज की हो, तो आज भी ये समाज काफी पिछड़ा हुआ है। आखिर इसकी वजह क्या है, चाहे सत्ता में कोई भी दल रहा हो? देखिए, अब जो नई सदर बनी है उनको हम लोग उनका वेलकम करते हैं। ऐसे समाज से आई हैं जो असल में सही हिंदुस्तानी अगर कोई है तो यही आदिवासी लोग हैं। हिंदुस्तानी जिनको कह सकते हैं हम कि सच में इंडिजिनस कोई अगर कौम है तो वो आदिवासी हैं। लेकिन जैसा अभी हमारे साथी ने कहा कि ये हिंदुस्तान बदल गया है। अब यहाँ इस हैसियत से अपॉइंटमेंट नहीं होते कि उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। आपको याद है इससे पहले जो हमारे सदर आज रिटायर हुए हैं, उनका नाम जब आया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया ये दलित हैं। ये सबको बताया गया कि हम दलित समाज के लिए कर रहे हैं। और आज भी ये हो रहा है कि ये आदिवासी हैं। ये गिरावट है हमारी। हम जो मजालिम हो रहे हैं आदिवासियों पर और ट्राइबल्स पर, उस पर निगाह किसी की नहीं है। जो उनके साथ सितम हो रहे हैं, अब देखना यह है कि ये जो हमारी सदर साहिबा बनी है, ये अपने समाज के लिए हाथ रोकेंगी या नहीं रोकेंगी। हमारे पुराने सदर साहब के जमाने में जो मजालिम हुए दलितों पर, उन्होंने कभी कोई आवाज नहीं उठाई, बल्कि हिंदुस्तान नहीं दुनिया में कहा गया कि हमने दलित सदर बना दिया। कल उनका आखिरी जो खुतबा था वो उन्होंने सदर के हैसियत से दिया और ये कहा कि पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के इंसाफ होना चाहिए। लेकिन हाथरस में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, और जगह जगह दलितों के साथ जो जुल्म हुआ, उस वक्त सदर कहाँ थे? जी सर, अब उन्होंने देखना कहा कि यह है राजनीतिक अब पार्टियों को देखना दलगत यह है कि राजनीति से ये जो ऊपर उठना चाहिए। आदिवासी हमारी जो कायद बनाई गई हैं, ये अपने समाज के लिए कुछ करेंगी या फिर वही करेंगी जैसे हुकूमतों में हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ सदर के मामलात ऐसे हैं कि अगर आप देखिए, जब डॉक्टर राधा कृष्णन को नायब सदर नेहरू ने कहा तो उस वक्त मौलाना आजाद ने ये बात कही। इसको बहुत गौर से सुनिएगा। मौलाना आजाद ने कहा कि मैंने तारीख के सारे पन्ने उलट डाले, मुझे राधा कृष्णन का नाम नहीं दिखाई पड़ा। नेहरू ने कहा कि ये इंटरनेशनल नोन फिलोसफर हैं और दुनिया में पहचाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी जिद है, आप बनाइए, लेकिन इनकी कोई एक लाइन भी मैंने नहीं देखी कि हिंदुस्तान के लिए या अपने समाज के लिए कोई कुर्बानी दी हो। उस वक्त की सोच ये थी। आज की सोच ये है कि इलेक्शन कैसे जीता जाए, कैसे अपनी साख बिठा ली जाए। सदर के ओहदे का जिम्मेदारी अब हमारे मौजूदा सदर जो आई हैं, खुशामदीद है उनको कि वो ऐसे समाज से आई हैं, लेकिन क्या वो अपने समाज को और हिंदुस्तान के आइन को रोकेंगी या स्टैंप लगाएंगी? अगर वो जिस तरह से हमारे पुराने सदर जो कल उनकी स्पीच थी, काश ये स्पीच वो उस दिन देते जब वो प्रेसिडेंट बने थे। फेयरवेल के वक्त उन्होंने मोदी साहब से ये कहा कि सियासत मत कीजिए, आपको मालूम है कि कैसे कानून पास हो रहे हैं और किस तरह से स्टैंप लगती है। तो अगर इस तरह का अप्रोच है द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, तो ये कोई खुशी की बात नहीं होगी। खुशी की बात सिर्फ ये है कि एक ऐसे समाज से एक ऐसी लेडी आई जिनके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि साहब ये आदिवासी लेडी हैं, इन्होंने ट्राइबल सिस्टम से आई हैं, और जो ट्राइबल्स पे जो सितम ढाए जा रहे हैं उस पे कोई बहस नहीं हो रही। ट्राइबल्स के साथ जो असली हिंदुस्तानी हैं, आज मैंने देखा कि जब उनको आज 4-5 ब्राह्मणों ने उनको उनके ऊपर पूजा पाठ और सब करना भी शुरू किया, ये साबित करने के लिए कि ये हिंदू हैं। ट्राइबल्स हिंदू नहीं है।
लेकिन ये साबित किया गया, ये सब जो शोबाजी है ये कहीं ना कहीं शुभे में डालती है। अगर सच में सिंसियरिटी है तो अब क्योंकि हमारी सदर वो हो गई हैं, हम उनको सलाम करते हैं और उनसे उम्मीद भी करते हैं कि उनका कोई मजहब नहीं है। कितने ही ब्राह्मण आके उनकी शूद्र वो करें, सफाई वफाई जो भी करते हैं, जो भी हो रहा था, मैं देख रहा था वीडियो में। उनका उनका मजहब सिर्फ यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है। जी अगर अदीप वो इस साहब, आदिवासी समाज के एक बड़ा चेहरा है रावते, जनजातीय समाज के अध्यक्ष हैं आदिवासी भगवान सिंह समाज को रावते जी। सदर के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए था जो नहीं दिया जा रहा। जी कहीं अदीप ऐसा साहब, तो हमारे नहीं है साथ कि एक जो और जुल्म मेहमान जुड़ गए हैं। आदिवासियों पे हो रहा है उसको दिखाने के लिए एक चेहरा खड़ा कर दिया है। जो सितम दलितों पे होता था, एक सदर बना के बिठा दिया गया और खत्म होते रहे। अगर ऐसा होता रहा तो देश के लिए बहुत नुकसानदेह बात होगी। जी जी मैं ये अदीप साहब, समझता हूँ। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं जो एक बड़ा चेहरा है आदिवासी समाज का और रावते जनजातीय समाज के अध्यक्ष हैं भगवान सिंह रावते जी। रावते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। रावते जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मुर्मू जी के राष्ट्रपति बन जाने से समाज में क्या बदलाव होगा, क्या कुछ तस्वीर बदलने की संभावना है? देखिए, अभी तो 75 साल में पहली बार कोई आदिवासी को इस देश ने इस लायक समझा, क्योंकि राजनीतिक दलों के अपने अपने एजेंडा हैं और उनके बीच वो कैसे काम कर सकती है, आने वाला समय ही बताएगा और परिस्थितियां क्या रूप लेती है। अभी संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं कि वो भारतीय संविधान के जो मानक है, जो भारतीय संविधान में जो प्रावधान है, और विशेषकर सभी जातियों के लिए है, लेकिन भारत के संविधान में विशेष अधिकार आदिवासियों को मिला है, उसका पालन कहाँ तक करा सकती है, इस ये बड़ा प्रश्न है। और हम इंतजार भी कर रहे हैं कि 75 साल बाद हमको समाज को मौका मिला है तो वो किस बेहतर तरीके से संविधान के प्रावधानों को समाज के बीच में लाएगी, क्या पार्टी के एजेंडा के पीछे रहेगी, इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। आगे समय आएगा तो पता चलेगा। जी अखिलेश साहब, हमारे समाज में ऊंचे पदों पर पिछड़ी जाति के लोगों को लाया जाता है, मुस्लिम समाज से भी लाया गया है, उससे पहले अब आदिवासी समाज से भी लाया गया है। तो क्या भाजपा सिर्फ चेहरे और जाति के बलबूते पद लेना जानती है? बिल्कुल, ये जो है इसमें सच्चाई है, लेकिन एक बात मैं अलग से थोड़ा सा करूंगा। ये भगवान जी जो बोल रहे थे उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि ऊंचे पदों पर जो है, ऊंचे पदों पर अभी द्रौपदी जी महामहिम के रूप में जो आसीन हुई है, पूरा देश गौरवान्वित है और उनको सम्मान दे रहा है। लेकिन भगवान जी जो बोल रहे थे कि अभी देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है, ट्राइबल से जुड़े हुए जो कानून है, चाहे उनको कितना हक और हुकूक मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ट्राइबल इलाके से और खासकर ट्राइबल लोग जो सांसद और विधायक बन रहे हैं, ये तो आजादी के बाद से ही बन रहे हैं, तो वो कर क्या रहे हैं? ट्राइबलों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, और ट्राइबल क्या, पूरे समाज में जिस कास्ट कम्युनिटी के नाम पर राजनीति होती है, उस कास्ट कम्युनिटी के सांसदों, विधायकों और मंत्रियों से आप बात करिए, सबसे ज्यादा उपेक्षा वो अपने कास्ट कम्युनिटी को ही करते हैं। और ट्राइबलों के साथ सबसे ज्यादा ये घटना घटी है। ट्राइबलों में देखिए, कई राज्य जो है ट्राइबल बहुल राज्य हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री बने भी हैं और कई नेता हैं, केंद्र में भी ट्राइबल इलाके के कई नेता हैं। उनसे आप पूछिए कि आपने ट्राइबलों के विकास के लिए कितनी लड़ाई लड़ी, कौन सा आंदोलन किया, कौन सी चीजों के लिए आपने जो है संसद से लेकर विधानसभा में आपने कोई बात रखी, आपको नकारा ही मिलेगा, कोई ऐसी घटना नहीं लगेगी। जी राष्ट्रपति जी के भगवान जी, रूप में जी जैसे कि सर कह रहे हैं कि जो नेता हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, अब जो पहले इस देश के असली हकदार हैं वह सब अब किराएदार की भूमिका में है। आपका इस पर क्या कहना है? इसके लिए क्या भीतर बैठे आदिवासी नेता जिम्मेदार और गुनहगार है? ये 100 से 200% जवाबदार है कि ये लोग पार्टी के गुलाम हो जाते हैं।
जब पार्टी के एजेंडा आता है तो इनके मुंह बंद हो जाते हैं। हमने ऐसे कई बड़े नेताओं को देखा, और जहां तक आईएएस है उनको भी हम लोग ये ज्यादा बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को समझ के अपनी प्रावधानों का काम करेंगे करके जिनको भेजे, वो पार्टी के एजेंडा में जाके अचानक अच्छा बोलने वाले अचानक गूंगे बहरे लंगड़े लूढ़े हो गए। और आज हम एक पहली बार मौका मिला है, सारा दारोमदार द्रौपदी मुर्मू जी पर नहीं डाल सकते। ये 75 साल से जो हमारे जनप्रतिनिधि विभिन्न पार्टियों के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा में जा रहे हैं, राज्यसभा में जा रहे हैं, उनको बोलना चाहिए संविधान में क्या लिखा उसको पढ़ना चाहिए। वो आज संविधान को नहीं पढ़े हैं, इसके कारण अभी बस्तर में, हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, बस्तर में, झारखंड में सरपंच को ये पता नहीं है कि आरक्षण का क्या महत्व है या आपको क्यों आरक्षण मिला है। और देश के दिल्ली के लोग, भोपाल के लोग कह रहे हैं 75 साल हो गए, आरक्षण खत्म करो। ये बड़ी ट्रेजेडी है। उसी प्रकार हमने देखा नीट की परीक्षा होती है, नीट की परीक्षा में हमारे बस्तर में स्कूल नहीं है, स्कूल है तो वो सब्जेक्ट टीचर नहीं है। और लेकिन सर सीजीपीएम इसके लिए आदिवासी समाज के जो नेता हैं उनको एकजुट होकर के आगे नहीं आना चाहिए, जो 70 साल का एक लंबा अरसा गुजरा है। यही तो कह रहा हूँ ना कि वो एकजुट कैसे होंगे, वो तो पार्टी के गुलाम है, पार्टी के साथ चलते तो हैं। 2018 में भी छत्तीसगढ़ में एक महासभा का आयोजन हुआ था, उसमें भी कहा गया था कि हम पक्ष और विपक्ष नहीं देखेंगे, जो हमारी मांगों को सुनेगा हम उसका साथ देंगे। उसका भी कोई ऐसा खास अभी भी हम असर नजर नहीं आया। सर्व आदिवासी समाज से अभी भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पेशा कानून संसद में पास हुआ है, 95-96 में भुरवा कमेटी ने लागू किया। तो संसद में पास हुआ कानून को लागू करने के लिए हमको आंदोलन कर रहा है 25 साल बाद। तो इस देश के संविधान कब लागू होगा पूरा, ये समस्या है। और आदिवासी समाज अब लड़ रहा है सड़क की लड़ाई, अभी 1 साल से लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपनी मैनिफेस्टो में जो भाजपा सरकार थी उसको बदलने के लिए पेशा कानून को लागू करेंगे बोला, तो उसको रोका कौन है? 3.25 साल हो गए, और 1 साल से हम खुद आंदोलन कर रहे हैं पूरा प्रदेश में। जी सर, जी, यहाँ जी। का मंत्री इस्तीफा दे दिया कि हमारा पेशा कानून को लागू नहीं कर रहा है कांग्रेस सरकार करके, वो विभाग का मंत्री इस्तीफा दे दिया डर के। तो अब परिस्थितियां बदल रही है। अगर हम माननीय राष्ट्रपति महामहिम को कहेंगे कोई काम करे, उससे पहले हमारे जनप्रतिनिधियों कहेंगे कि आप वहां तक जाके बात रखिए, और हमारे जो संविधान में प्रावधान दिए हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसको पढ़िए। सबसे कमी क्या है, हम लोग संविधान को ही नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरे चीजों को पढ़ रहे हैं, रामायण को पढ़ रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं। अरे जिसके बदौलत अदीब साहब, आपको नहीं लगता है कि राजनीति अब धर्म ज्यादा बड़ा हो गया है, राजनीति बहुत निचले पायदान पर आ गई है, जैसा कि भगवान जी कह रहे हैं? देखिए, हमारे साथी भगवान सिंह साहब ने बिल्कुल सही बात कह दी। अगर जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपका सर। अगर हमारी सदर जो अब बनी है, और उनको इसलिए हम लोग यानी वेलकम करते हैं कि सही हिंदुस्तानी जो है वो यहाँ का ट्राइबल है, वो असली हिंदुस्तानी है, और उसको इस्तेमाल करने के लिए अगर प्रेसिडेंट के लिए बनाया गया है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें जिम्मेदारी प्रेसिडेंट साहिबा की खुद बनेगी। वो ये साबित करें कि वो जिस ट्राइब से आई है, हिंदुस्तान की सबसे पहली शहरियत उनको मिली है, वो हिंदुस्तान के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। और अगर वो उसी तरह से चुप रहीं जैसे हमारे पिछले 2 लोग रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि दलितों को का प्रेसिडेंट बनाकर दलितों पे जो जुल्म हुआ पिछले 5 साल में, उस पे हमारा प्रेसिडेंट कभी नहीं बोला। अगर ये आदिवासियों पे जो इस वक्त जुल्म हो रहा है, जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसा उन्होंने कहा कि ना स्कूल है, ना अस्पताल है, ना कोई पूछ रहा है, अगर उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी तो ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू होगा। लेकिन हिंदुस्तान की सियासत बदल गई है। हिंदुस्तान की सियासत अब सिर्फ इलेक्शन जीतने की रह गई। उनको कोई मोहब्बत, मैं बिल्कुल साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि इस वक्त मोदी सरकार को हमारी प्रेसिडेंट या आदिवासियों से कोई लगाव नहीं था।
जी उनको ये लगा कि इलेक्शन टफ है, जी सर, इसलिए वक्त की कमी है। मैं एक अखिलेश जी ऐसा से भी एक रिएक्शन कैंडिडेट लेना लाओ चाहूंगी। जिसको सब लोग एक्सेप्ट कर लें, और सबने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए कि उनकी बैकग्राउंड वो थी। अब जी उनकी अखिलेश जी, जिम्मेदारी, हमारी सदर साहबा की जिम्मेदारी है कि अपने उस ओहदे का और इस मुल्क के सर वक्त आइन की को बहुत बचाने कमी की है। जिम्मेदारी उन पे है। जी अखिलेश जी, दलित और ट्राइबल्स और मुस्लिम की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। वो योजनाएं आती हैं लेकिन उनका कोई फायदा नहीं मिलता। आपको नहीं लगता है कि राजनीतिक पार्टियों को इस तरफ कारगर कदम उठाने की जरूरत है? बिल्कुल उठानी चाहिए, लेकिन ये अखिलेश जी, एक छोटा होती सा नहीं है रिएक्शन ना। ये आपका। क्या है जी राजनीति, देखिए लोकतंत्र के नाम पर यहाँ पर बहुत चीज होता है, केवल वो कहने के लिए तमाम बातें होती है। कोई भी नेता, ये धर्म की राजनीति, अभी पहले जात की राजनीति चलती थी, अब धर्म की राजनीति सर्वोपरि है। क्योंकि धर्म एक इतना बड़ा वट वृक्ष है कि उसके पीछे, उसके नीचे तमाम जातियां सिमट कर आ जाती है। वो हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, सारे धर्मावलंबी में है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि लोकतंत्र का खेल अगर ऐसे ही चलता रहा तो यह देश के लिए बड़ा ही दुखद पक्ष होगा ये। और देखिए, हम लोग की चर्चा आदिवासी समाज को लेकर कर रहे थे, और जिस तरह से आदिवासी समाज से महामहिम जी आई हैं, उसको लेकर पूरे देश में समझिए कि चर्चा होनी चाहिए। और ये चर्चा बड़ा मौजूद है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी जिस समाज संथाल समाज से आती हैं, उस समाज की ही क्या स्थिति आप जाकर देखिए। जी अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा वक्त की हमारे पास कमी है। आज की बहस में इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद आदिवासी समाज का उत्थान होगा और जमीनी तौर पर सरकारी योजनाओं की जो लाभ है वो इनको मिलेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफिज।